हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइंस का ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, आप लोगों ने सिलेबस में तो देखा ही होगा। ग्रेविटेशन टॉपिक भी हमें ग्रेविटेशन एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स लॉज एंड एनर्जी, अच्छा सॉरी ग्रेविटेशन है। ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर का नाम है। इसमें हमें बताना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, देन मास द्रव्यमान, वेट, ठीक है, वेट यानी भार, एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा आपने। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जिसको उत्प्लावन का जो सिद्धांत बोलते हैं, उत्प्लावन का बल, उसने कैसे जो है उसको नहाते नहाते एकदम से आइडिया आया था और उसने वो बोलता है कि एकदम से बोलता है यूरेका यूरेका और भागता है कि आई फाउंड इट, कि मैंने ये फाउंड कर लिया। ठीक है, इसको मूवी पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। ठीक है, थोड़ा तबीयत का इशू है, जुकाम बुखार, तो आवाज़ भी क्लियर नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण में हम इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो इसमें देखो सबसे पहले जो ग्रेविटी होती है हमारी, ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी की बात की थी हमने। ग्रेविटी के कारण जो है कोई भी फोर्स जो है नीचे की ओर लगता है। ठीक है, तो ग्रेविटी इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिस फोर्सेस इन द यूनिवर्स। गुरुत्वाकर्षण में क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, ग्रेविटी क्या है, ब्रह्मांड की सबसे मूलभूत शक्तियों में से एक है। ठीक है, मूलभूत शक्तियों में से एक है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सोलर सिस्टम एंड ऑन अर्थ। सौर मंडल में ये और पृथ्वी पर हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ग्रेविटेशन इन दिस चैप्टर। ठीक है, वी स्टडी ग्रेविटी, फ्री फॉल। देखो फ्री फॉल और मुक्त पतन हम पढ़ चुके हैं। मुक्त पतन में चीज़ें नीचे की ओर हमेशा ड्यू टू जो ग्रेविटी गिरती है, ये हम पढ़ चुके हैं मुक्त पतन में, इससे पहले वाले टॉपिक में, बट यहाँ भी थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस कर लेंगे। मास, वेट एंड ब्योंसी, ठीक है, यानी गुरुत्वाकर्षण, मुक्त पतन, द्रव्यमान, भार, उत्प्लावन। ठीक है, ब्योंसी यानी उत्प्लावन का अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले ग्रेविटेशन की अगर बात करें, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण जो है, ग्रेविटेशन कहते किसे हैं, तो सबसे पहले आपको पता होगा जो न्यूटन थे हमारे, 1686 की बात है शायद, मे बी 1686। तो उन्होंने जो है, न्यूटन ने क्या बताया था कि जो ब्रह्मांड में जो ब्रह्मांड की जो स्थिति है, वो हर एक पिंड दूसरे पिंड को जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जो इसमें पिंड होते हैं ना, तो उनका मानना था कि हर एक पिंड क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपने एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये किसने बात की थी, ये बात की थी न्यूटन ने 1686 में। तो इसमें दो पिंडों के बीच जो स्थित आकर्षण होता है, जैसे मान लो एक पिंड है, इन दोनों के बीच में जो स्थित आकर्षण होगा, आकर्षण बल होगा, तो उसकी विशेषता का जो क्या होता है, पृथ्वी जो होती है किसी पिंड या वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचती है। पृथ्वी क्या करती है हमारी, किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। ठीक है, तो इसी को हमने क्या बोला, ग्रेविटेशन बोला, कि पृथ्वी हर एक चीज़ को क्या करते हैं, अपने केंद्र की ओर खींचती है। ठीक है, अब इसमें देखो मतलब हालांकि अगर हम बात करें तो प्राचीन जो भारत था हमारा, उस टाइम एक मैथमेटिशियन थे ब्रह्मगुप्त। ठीक है, नाम याद रखना उनका, ब्रह्मगुप्त। तो उन्होंने न्यूटन से पहले ही उन्होंने न्यूटन के बताने से पहले ही उन्होंने जो है बताया था कि जो सारी वस्तुएं जो है जो पृथ्वी की ओर जो गिरती है, सारी वस्तुएं जो पृथ्वी की ओर क्यों गिरती है, वो ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षित होती है। ठीक है, उन्होंने ये बात बहुत पहले बोल दी थी। तो इसमें न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने तो इसमें मैथमेटिकली जो इसको प्रूव करके बताया कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को उसने सिद्ध किया था, प्रूव किया था। ठीक है, तो न्यूटन के अनुसार क्या है कि किन्हीं भी दो कण, कोई भी दो पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको जो कहानी बताई कि पहले जो है ब्रह्मगुप्त, ठीक है, ब्रह्मगुप्त, वैसे ये एग्जाम में नहीं, ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि जो है हर एक चीज़ पृथ्वी की ओर गिरती है ड्यू टू ग्रेविटेशन। ठीक है, हर एक चीज़। ठीक है, तो इसमें जो है न्यूटन ने मैथमेटिकली प्रूव किया था। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग जो है किन्हीं दो पार्टिकल, जब भी टू पार्टिकल्स के बीच में, दो कण के बीच में जो है
जो आकर्षण बल लगता है, दो पार्टिकल है, इनके बीच में जो भी आकर्षण बल लगता है, ठीक है, आकर्षण बल लगता है, तो उसमें जो है, जो उन कणों, जो ये कण होंगे ना, जो पार्टिकल्स होंगे, जो इनका द्रव्यमान होगा, मास होगा, जो इनका द्रव्यमान का गुणनफल होगा, ठीक है, यानी मान लो ये, इसको m1 नाम दे दो, इसको m2 दो, जो इनके द्रव्यमान का गुणनफल होगा m1 इंटू m2, ठीक है, तो वो जो होगा वो किसके समानुपाती होगा, वो समानुपाती होगा इनके बीच की दूरी के, ठीक है, इनके बीच की दूरी जो होगी, मान लो इनके बीच में r दूरी मान लेती हूँ, ठीक है, तो इनके बीच की दूरी के जो है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है, ये उसने बात की थी, ठीक है। तो अगर मैं इसमें फॉर्मूला, मैं इसको ऐसे लिखते हैं, F इक्वल टू जी क्या हमारा ग्रेविटेशन, m1 इंटू m2 इनका गुणनफल, और किसके व्युत्क्रमण इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बोल रहा है वो, इनके बीच का डिस्टेंस मान लो r है, तो उसका वर्ग यानी उसका स्क्वायर, उसके स्क्वायर के बराबर, तो ये हमारा ग्रेविटेशनल जो है लॉ हमारा है, ठीक है। इसको हम अभी मैथमेटिकली प्रूव करके बताएंगे और इसको, इसकी वैल्यू भी बताएंगे, ठीक है। तो ग्रेविटेशन में क्या बोला, गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड की किसी भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण, दो वस्तुओं के बीच लगता है, ये चीज़ याद रखनी है। एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, प्रत्येक वस्तु को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है। ग्रेविटेशन कैन बी द अट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी द्वारा वस्तुओं को आकर्षित करने का बल भी हो सकता है। तो वो पृथ्वी क्या करती है, सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, तो ये भी गुरुत्वाकर्षण का बल कहलाता है, ठीक है। दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन मास एंड डिस्टेंस, ये बल देखो, जो ग्रेविटेशनल हमारा क्या है, लॉ है, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये बल और द्रव्यमान, ठीक है, ये बल जो द्रव्यमान, मास पे और दूरी पर, मास और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ये चीज़ याद रखनी, किस पर डिपेंड करता है, मास और डिस्टेंस पे, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है, माध्यम पर यानी मीडियम पर क्या है, ये निर्भर नहीं रहता, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, ये जो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, किसी भी मीडियम पे ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो एग्जांपल अगर ले ग्रेविटेशन की, तो इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट इट फॉल्स डाउन ड्यू टू ग्रेविटी, यदि किसी भी वस्तु को बॉडी, बात की कोई भी यहाँ थिंग हो सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो ऊंचाई से अगर गिराया जाए तो वह गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है नीचे की ओर ही गिरता है। अगर आप मान लो कि ये चीज़ फेंक रहे हो ना, अगर ऊपर को भी फेंक रहे हो तब भी वो नीचे की ओर ही गिरती है ग्रेविटेशन के कारण, ठीक है। इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड इट कम्स बैक आफ्टर सम टाइम, ठीक है, यानी अगर किसी भी चीज़ को आप ऊपर की ओर फेंकते हो, जैसे पत्थर अगर मैं ऊपर की ओर फेंक रही हूँ, तो ऊपर जो कि जितना ऊंचा फेंकोगे कुछ टाइम बाद वो नीचे की ओर ही आएगा, तो वापस आना ही क्या है उसका, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून इज ड्यू टू ग्रेविटी, देखो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच भी क्या है, आकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है वो, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई। अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड प्लैनेट्स इज ड्यू टू ग्रेविटी, सूर्य और ग्रहों के बीच में भी क्या होता है, आकर्षण होता है, सूर्य ग्रह एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ये भी किसके कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेविटी की, यानी गुरुत्वीय, जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय भी इसको बोलते हैं, ठीक है, गुरुत्वीय फोर्स भी, ग्रेविटी फोर्स की अगर बात करें हम, तो देखो ग्रेविटी इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, यानी गुरुत्व बल कौन सा है जिसमें पृथ्वी क्या करती है, वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचती है, जो पृथ्वी है वो किसी भी थिंग को जो अपने केंद्र की ओर जो है खींचती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी ग्रेविटी में। ग्रेविटी कीप्स द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, गुरुत्व बल जो है चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा में बनाए रखता है, जो क्या करता है गुरुत्व बल, मतलब पृथ्वी की परिक्रमा करता है ना, जो मून होता है हमारा, मून होता है, आपने देखा होगा चंद्रमा, तो वो जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है किसके कारण, जो है ग्रेविटी बल के कारण जो उसमें बना रहता है, ठीक है। ग्रेविटी होल्ड स्टार एंड गैलेक्सीज टुगेदर, गुरुत्व बल तारों और आकाश गंगाओं को एक साथ बांधे रखता है, ठीक है, किसके कारण, ग्रेविटी के कारण जी, जो गैलेक्सीज होती है, स्टार होते हैं, तो एक साथ रहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा यूनिवर्सल लॉ, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ठीक है, न्यूटन के अनुसार जो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट,
यानी न्यूटन के अनुसार जो ब्रह्मांड की हर एक वस्तु, प्रत्येक वस्तु हर दूसरी वस्तु को क्या करती है, आकर्षित करती है। यही हमारा यूनिवर्सल लॉ बोलता है कि हर एक चीज क्या करती है, एक दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। और जो मैंने आपको सैटेलाइट के बारे में बताया कि आकाशीय पिंड जो होते हैं वो ग्रहों को चारों ओर परिक्रमण करने में उपग्रह, उन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है। जो हमारा यूनिवर्सल लॉ है, यह बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती, यानी प्रोपोर्शनल। समानुपाती का मतलब होता है प्रोपोर्शनल और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो आपने इतना याद रखना कि फोर्स इज डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। देखो दो मास ले लो, एक ऑब्जेक्ट यहाँ एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस r मान लेते हैं हम, तो हम क्या बोलते हैं, फोर्स इक्वल्स टू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है ना, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और तो फिर f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, हम क्या ले लेते हैं इसमें, ग्रेविटी, m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाता है हमारा g का मतलब क्या है, ग्रेविटी, ठीक है। द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है। ये बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। जो फोर्स होता है, अगर मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करूं तो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करूं तो किसके होगा, m1 इंटू m2। एक इक्वेशन ये मान लो, एक इक्वेशन ये मान लो, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाता है, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सूत्र क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज गिवन बाय, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में आपको बता चुकी, यही होता है हमारा F इक्वल्स टू जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे क्या लिखा है, F इक्वल्स टू जी इंटू m इंटू m, इन्होंने लिखा है F इक्वल्स टू जी इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। तो यही बात की है इसमें, आप इसको m1 m2 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने d को देखो, इन्होंने डिस्टेंस को डिनोट किया d से, मैंने r से कर दिया, तो डिस्टेंस आप d भी ले सकते हो, r भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ ये लिखा हुआ है जहाँ पे f क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये टर्म्स याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो f का मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जिसका ऐसा यूनिट क्या रहता है हमारा, न्यूटन, ठीक है। और m का मतलब क्या है, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। जो कैपिटल M होगा, कैपिटल M ले लो चाहे m1 ले लो, एक ही बात है, वो क्या होगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा, जिसका जो एसआई मास का एसआई यूनिट जो है kg होता है, किलोग्राम होता है। फिर स्मॉल m की बात करें, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, ये भी मास ही है, तो इसका भी एसआई यूनिट kg ही रहता है। d फॉर डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिस्टेंस जो है, जो दो ऑब्जेक्ट हम लेते हैं उनके बीच का ऑब्जेक्ट और उनका अलग अलग भार होता है, इसका m1 का अलग होता है, इसका अलग भार होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, तो इसका क्या होगा, डिस्टेंस का होता है मीटर, ठीक है। फिर जी की बात करें, जो कैपिटल जी है वो हमारा क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या है, ये कांस्टेंट टर्म होती है, तो हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह हम यूनिवर्सल कांस्टेंट लगा देते हैं। और वैल्यू क्या रहती है जी की, जो कैपिटल जी होता है यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है हमेशा, ये वैल्यू याद रख लेना, क्या पता एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाए कि जो द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसमें कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखना है। चाहे इसको ऐसे लिख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में लिख लो kg की पावर 2, kg स्क्वायर ऊपर आके माइनस हो जाती है पावर, ठीक है। अब बात करते हैं फ्री फॉल की। ये तो हो गया हमारा क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इसमें पता है ग्रेविटेशनल में क्या होता है, जो गुरुत्वीय बल होता है, इसमें जब भी जैसे मान लो ये हमारी क्या मान दो, ये हमारा क्या बोलते हैं ये देखो, ये पृथ्वी पे जो हमारा, पृथ्वी को दो भागों में कौन सी रेखा बांटती है, सबको पता है, भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं, भूमध्य रेखा, यानी या इसको इक्वेटर, इक्वेटर भी इसी को बोलते हैं, ठीक है, इक्वेटर, इक्वेटर, ठीक है। तो ये दो रेखाओं में देखो, जो ऊपर होता है हमारा, ये होता है हमारा पोल, ठीक है, पोल, ठीक है। ये हमारा एक, हमारा देखो नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल होता है, एक यहाँ पे होगा, यहाँ पे होता है साउथ पोल, ठीक है, साउथ पोल। तो भूमध्य रेखा से बोल रही हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। ध्रुवों की ओर अगर हम जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, तो जी का मान जो है बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और अगर ध्रुवों से मतलब
अगर आप जो है यहाँ से जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे तो जी का मान क्या था, बढ़ रहा था। बट ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, अगर मान लो इस ध्रुव से आप इस भूमध्य रेखा की ओर आ रहे हैं, इस ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आ रहे हो, तो जी का मान क्या होगा, जी का मान जो है जी का मान क्या होगा, घटेगा। ठीक है, जब ध्रुवों की ओर जाओगे तो जी का मान बढ़ेगा, जब इक्वेटर की ओर आओगे भूमध्य रेखा की ओर तो जी का मान क्या है, घटेगा। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। तो इसमें अब बात करते हैं फ्री फॉल की, यानी मुक्त पतन की। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली इट इज कॉल्ड फ्री फॉल। ठीक है, हम बात कर चुके हैं मुक्त पतन की। जब कोई वस्तु केवल गुरुत्व बल पर, सिर्फ और सिर्फ गुरुत्व बल के प्रभाव से गिरती है, जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के कारण गिरती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं, मुक्त पतन उसको कहा जाता है। इन फ्री फॉल एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेजिबल, ये भी हम बात कर चुके हैं कि मुक्त पतन में वायु प्रतिरोध नगण्य होती, नेग्लेजिबल हम उसको मानते हैं, जो वायु प्रतिरोध करती है, रेजिस्टेंस करती है, तो उसको हम नेग्लेजिबल मानते हैं। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट फॉल विद द सेम एक्सलरेशन इन फ्री फॉल। मुक्त पतन में सभी वस्तुएं कैसे होती है, समान एक्सलरेशन से गिरती है। मतलब फ्री फॉल में क्या होता है हमारा, फ्री फॉल में सारी वस्तुएं जो सारे हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो एक मतलब एक समान सेम एक्सलरेशन से जो है, एक्सलरेशन से गिरते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब बात करते हैं एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी इसको जी स्मॉल जी से, द एक्सलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यानी जो एक्सलरेशन हमारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कि जब भी जो गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न त्वरण को, जो हमारा एक्सलरेशन को जो है गुरुत्व जनित त्वरण उसको कहा जाता है, क्या बोलते हैं उसको हम, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसके कारण, ग्रेविटी के कारण जो इसमें जो चेंज आ रहा है। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल जी, इसे जी से दर्शाया जाता है। यूनिट ऑफ जी इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, जी की जो यूनिट होगी, यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ, वैल्यू भी इसकी बता चुकी हूँ, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, एमसीक्यू में भी कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ की बात करें तो न्यूटन सेकंड लॉ था हमारा F इक्वल्स टू एम इंटू ए। एम का मतलब मास है, ए इक्वल टू एक्सलरेशन, और एफ हमारा क्या है, फोर्स। ठीक है, मास इंटू एक्सलरेशन, एफ एम इंटू ए। तो फॉर फ्री फॉल, मुक्त पतन के लिए फोर्स क्या लेंगे, अगर मुक्त पतन के लिए फोर्स क्या रहेगी हमारी, वेट इंटू ग्रेविटी। ठीक है, डब्ल्यू इंटू, नहीं, वेट को जो है मास से डिनोट करते हैं, मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, अगर फ्री फॉल के लिए लेना है तो फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, वेट इंटू जी। ठीक है, यहाँ पे क्या लेंगे हम, जी यानी ग्रेविटी लेंगे। ठीक है, एफ इक्वल टू एम इंटू जी, ये चीज़ याद रखनी है। फ्रॉम ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियम से, अगर गुरुत्वाकर्षण नियम लगाए हम तो क्या होता हमारा, एफ इक्वल्स टू जी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन, या आर स्क्वायर लगा लो, डी स्क्वायर लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये डिस्टेंस है हमारा, बट इसको डिनोट करते हैं हम, डी से भी कर सकते हैं डिस्टेंस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखूँ, ठीक है, यानी जो हमारा फ्री फॉल में जो फोर्स था, फ्री फॉल में फोर्स किसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, और जो फ्रॉम ग्रेविटेशनल लॉ के लिए जो हमारा फोर्स था उसको इक्वेशन 2 मान लो। तो हम क्या कर देंगे, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन, क्या करेंगे, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन, इनको हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, एक दूसरे के इक्वल रखेंगे। तो पहली क्या थी, एम इंटू जी, और ये थी जी इंटू, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इसके, एम इंटू जी इक्वल टू, और ये थी जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मेरे को यहाँ पे सिर्फ जी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ, दोनों साइड हम डिवाइड करते हैं साइड्स बाय स्मॉल एम। जब भी हम डिवाइड करते हैं, चाहे मल्टीप्लाई करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो बोथ साइड करना पड़ता है जब हम इक्वेट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एम जी अपॉन एम, एम से डिवाइड कर दूँ, और यहाँ पे क्या है, जी एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ भी किससे कर दूँ, एम से डिवाइड कर दूँ। ठीक है, तो इस एम से ये एम कैंसिल, इस एम से ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बच जाएगा यहाँ ओनली जी, तो जी इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, ये बच जाएगा। ठीक है, ये हमें जी की वैल्यू प्रोवाइड करता है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एम, ये बन गया हमारी इक्वेशन। ठीक है, अब बात करते हैं मास की। ठीक है, मास पता ही आपको, यानी द्रव्यमान, यानी जिसको हम जो है किससे डिनोट करते हैं, मास को। ठीक है,
मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, ठीक है। मास क्या होता है हमारा, द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा, किसी भी वस्तु में पदार्थ की कितनी मात्रा, वो हमें मास बताता है। मास रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, द्रव्यमान हर जगह कैसा रहता है, समान रहता है। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज क्या है, किलोग्राम, द्रव्यमान की ऐसा इकाई क्या है, केजी, ठीक है। फिर आती है बात वेट की, वेट यानी भार, ठीक है। ये द्रव्यमान की बात हो रही है, भार की बात करें, वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी, वेट क्या होता है, वह है बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को आकर्षित करती है। फर्क रखना इसमें, मास में क्या था, इसमें जो है फर्क क्या है, मास क्या था, द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा बताता है, ठीक है। द्रव्यमान क्या बताता है, किसी भी वस्तु में, किसी वस्तु में किसकी मात्रा, किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा, कि पदार्थ की मात्रा कितनी, इसमें कितना पदार्थ है। और वेट क्या बताता है, जब वो, ये वेट कौन सा फोर्स है, जब जो है, जो पृथ्वी की किसी भी वस्तु को आकर्षित करता है, कोई भी वस्तु होगी पृथ्वी की, उसको अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करता है, ठीक है। वेट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, वेट किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे। और मास मैंने आपको बोला हर जगह रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, मास हर जगह सेम रहता है, और वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पे, ठीक है। किस पे, भार गुरुत्व बल पर निर्भर करता है। वेट इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है, एम इंटू जी, ये इसका फॉर्मूला है, एम इंटू जी। एसआई यूनिट ऑफ वेट क्या रहेगी, वेट की जो है न्यूटन, भार की एसआई इकाई क्या रहेगी, न्यूटन रहेगी, ये भी याद रखते हैं। देन बात करते हैं वेट ऑन मून, ठीक है। चंद्रमा पर भार, चंद्रमा पर भार कितना है, द मास ऑफ द मून इज लेस देन द मास ऑफ द अर्थ, ठीक है। जो हमारा जो है इसमें चंद्रमा के ऊपर जो भार रहता है, तो द मास ऑफ द मून इज लेस देन द मास ऑफ द, चंद्रमा का द्रव्यमान जो है पृथ्वी से कम है, ठीक है। पृथ्वी से क्या है, कम है, इसका कम होता है, और पृथ्वी से इसका कम है, और पृथ्वी का ज़्यादा होता है चंद्रमा से, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी। सो ग्रेविटी ऑन द मून इज लेस, इसलिए जो है देखो चंद्रमा का मास जो है, द्रव्यमान कम होने के कारण जो है चंद्रमा पर जो गुरुत्व बल कैसा होता है, कम होता है, ग्रेविटी ऑन द मून इज लेस, ठीक है। वेट ऑन मून, मून पे वेट कितना होता है, 1/6 ऑफ द वेट ऑन अर्थ, जितना अर्थ पे वेट होगा उसका कितना हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल अगर ले, संख्यात्मक उदाहरण ले, मास ऑफ बॉडी कितना ले लिया, 12 kg, ठीक है। जो मान लो जो पृथ्वी पर जो है वेट है, मास है, ठीक है, मास ऑफ द बॉडी कितना ले दिया, 12 kg। और वेट ऑन अर्थ क्या होता है हमारा, वेट ऑन अर्थ होता है हमारा m इंटू जी, ठीक है। तो g की वैल्यू क्या बोली मैंने आपको, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होती है, ठीक है। तो और भार द्रव्यमान कितना ले, तो वेट क्या होता है हमारा, वेट हमें बताता है m इंटू जी। और मास कितना लिया हमने लिया 12 kg, ठीक है, 12 kg लिया था, ठीक है। 12 इंटू 9.8, तो 9.8 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 117.6 आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद जो है ये आ गया, उसके बाद मून का हमें वेट बताना है, किसका, मून। तो मून का वेट कितना बोला मैंने, 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द कितना, अर्थ, जो अर्थ पे वेट है। तो अर्थ पे वेट कितना आ गया था हमारा, वेट ऑन अर्थ 117.6, तो 1/6 करोगे जब इसका 117.6 का, तो कितना आएगा, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 5 कैरी, 6 9 जा 56, 1 कैरी, नहीं 56, ठीक है। 6 9 जा 54, फिर कितना 3 कैरी बच जा हमारा, 6 6, फिर डेसिमल है, 6 6 जा 36, तो कितना आ जाएगा 19.6, ठीक है। यानी वेट ऑन द मून कितना आएगा, 19.6। ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम, जितना भार जो होगा पृथ्वी पर, जितना भार होगा, पहले तो हम पृथ्वी का वेट निकाल देंगे, वो कैसे निकालते हैं हम, m इंटू जी, और जी की वैल्यू में पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। फिर इसको जो है ये निकाल के फिर इसका 1/6 कर देंगे जब मून का निकालेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम थ्रस्ट की, ठीक है, थ्रस्ट एंड प्रेशर की, यानी प्रणोद और दाब इसको बोलते हैं, थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस, प्रणोद कौन सा बल है, जो सतह पर लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, जो सतह पर परपेंडिकुलर लगता है। प्रेशर इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, तो सबको पता है कि जो फोर्स लगता है पर यूनिट एरिया, ये क्या है हमारा, प्रेशर, ठीक है। प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये चीज़ याद रखिए, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, ये हमारा क्या है, प्रेशर है। ऐसा यूनिट क्या है प्रेशर की, पास्कल, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। दाब की ऐसा इकाई क्या है, दाब
पास्कल, ठीक है। अब बात करते हैं ब्योंसी की, ठीक है। ब्योंसी क्या होता है हमारा, ब्योंसी होता है उत्प्लावन बल जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर लगता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स। जब कोई वस्तु द्रव में डाली जाती है, मान लो कोई पानी, मैं पानी का गिलास ले लेती हूँ, जब भी कोई वस्तु आप द्रव में डालोगे, पानी में डालती है, तो उस पर ऊपर की ओर बल लगता है। जो चीज़ इसमें डल जाएगी ना, तो पानी कैसे होगा, पानी ऊपर की ओर आ जाता है। तो जो चीज़ जो इसमें डालते हैं हम, उस चीज़ पे जो भी ऊपर की ओर बल लगता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल बोलते हैं। जब कोई वस्तु द्रव में डाली जाती है तो उस पर ऊपर की ओर बल लगता है, ठीक है। दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड ब्योंड फोर्स। इस ऊपर की ओर लगने वाले बल को ही क्या बोलते हैं, ब्योंड फोर्स बोला जाता है, उत्प्लावन बल बोला जाता है। इसलिए जो फ्लोटिंग एंड सिंकिंग होती है ना, तैरना और डूबना, इसके कारण कैसे होता है, इफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इट फ्लोट्स। यानी अगर वस्तु का घनत्व द्रव से कम है, जो हमने इसमें मान लो द्रव में, जो पानी में हमने जो वस्तु डाली, ठीक है, अगर उसकी डेंसिटी क्या है, कम है, डेंसिटी कम है, तो वह क्या करेगी, तैरेगी, उसके ऊपर क्या करेगी, तैरती है, ठीक है। अगर वस्तु की डेंसिटी कम है द्रव से, ठीक है। बट अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर, अगर जो हमने पानी में जो है चीज़ डाली, अगर उसकी डेंसिटी कैसी है, ज़्यादा है, तो वो क्या करेगी, वो जो है उस पर डूब जाती है, सिंक कर जाती है। देखो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, जिसमें पत्थर फेंकूंगी ना पानी में, तो पत्थर तैरेगा नहीं, पत्थर कहाँ जाएगा, डूब जाएगा, क्योंकि पत्थर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। अगर मैं लकड़ी डालूंगी, लकड़ी की डेंसिटी कम, तो पानी के ऊपर तैरती रहेगी वो, ठीक है। ये चीज़ होती है। अब बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, ठीक है। देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की अगर बात करें हम, तो इसमें क्या था, व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड इन अ लिक्विड फ्लूइड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, ठीक है। जब कोई वस्तु द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाई जाती है, चाहे आप आंशिक रूप से डुबो या पूर्ण रूप से पूरी उसको जो ऊपर से नीचे तक डुबो दो, तो ऊपर की ओर बल लगता है। यही बोलता हमारा जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो हमने अभी जो है किसमें पढ़ा, जो हमने क्या बोलते हैं इसको, हाँ बियॉन्ड फोर्स जो पढ़ा, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल काम करता है। बियॉन्ड फोर्स भी क्या बोलती है हमारी, जब भी हम कोई चीज़ लिक्विड में डालते हैं तो ऊपर की ओर जो बल लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी यही बोलता है, ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या होता है, बल लगता है, ठीक है। द बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। जो उत्प्लावन बल जो होता है वो विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है, यानी जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है उसके भार के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो इसमें पता क्या था, मेन चीज़ क्या थी, जो आर्किमिडीज थे ना, उसने क्या किया, उस एक बार आर्किमिडीज की एक स्टोरी है, ये हमने तो बचपन में सुनी थी, स्कूल में हमें बताई थी साइंस में। तो इसमें क्या था, आर्किमिडीज जो एक बार जो क्या करा, बात करा था, नहा रहा था वो, ठीक है। तो उसने क्या किया, नहाते उसने देखा कि जैसे उसने वो बाथ टब में बैठ गया, जो बाथ टब होता है वो उसमें उसमें पानी में जाके बैठ गया, ठीक है। जैसे वो उसमें बैठा तो उसने देखा पानी का स्तर ऊपर उठ रहा है, जिस मान लो पानी है इसमें वो बैठ गया, तो पानी का स्तर ऊपर की ओर उठ गया। तो उसने जो उसी समय क्या, उसने एकदम से उसने क्या किया, जैसे शरीर का पानी को हटा रहा है, ठीक है। उसने समझ, उसे उसको क्या समझ आया कि उनका शरीर जो है पानी को हटा रहा है, ठीक है। जैसे वो बैठा पानी ऊपर की ओर आया, तो उसको रियलाइज हुआ कि हटाया गया जो पानी है, जो पानी हटाया गया है, ये जो ऊपर की ओर आया, तो वो जो है उत्प्लावन बल से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, बियॉन्ड फोर्स से जुड़ा है। तो इस विचार से उसको समझ आया कि वस्तुएं तैरती और डूबती क्यों हैं। उसको तभी पता लगा कि वस्तुएं तैरती और डूबती क्यों हैं, और उसने एक्साइटमेंट में जो है वो वैसे ही नहाते नहाते उठ के वैसे ही बाहर भाग गया था। और जैसे ही भागा वो क्या बोला कि यूरेका यूरेका यूरेका, यूरेका बोलता हुआ भागा। यूरेका का मतलब क्या है, आई हैव फाउंड इट, ठीक है, कि मैंने जो है ढूंढ लिया, ठीक है। बस ये इतना बोलता गया कि मैंने जो है ढूंढ लिया, और वो वहां से जो है भागता हुआ गया कि मैंने ढूंढ लिया। उसको पता लग गया कि कोई भी चीज़ जो है तैरती और डूबती क्यों है, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है, आर्किमिडीज था, एक आर्किमिडीज नाम ही था उसका, ग्रीक साइंटिस्ट था वो, क्या था, ग्रीक साइंटिस्ट था। तो वो जो है नहाते वक्त उसको ये बात ध्यान आई थी, जैसे टब में बैठा तो पानी का स्तर क्या हुआ, ऊपर उठ गया, कुछ पानी बाहर निकल गया, और उसको समझ आया कि शरीर जो है पानी को हटाकर बाहर की ओर धकेल रहा है। तो जो पानी बाहर निकला वह पानी में जो है
डूबे शरीर के जस्ट जो पानी बाहर निकला ना, वो जो पानी में डूबा शरीर था, जो पानी में डूबा शरीर था उसके क्या था, बराबर। बाहर निकला पानी पानी में डूबे शरीर के बराबर था। ये हमारा क्या बोलता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है, ठीक है। तो इसमें जो है वो क्या था, एक दूसरे के इक्वल था। तो क्या इसमें जो है मेन चीज आपने रखनी, जब भी आप कोई वस्तु जो पानी को ऊपर की ओर धकेलती है तो इसके बदले में पानी वस्तु को ऊपर की ओर धकेलता है। तो इस ऊपर की ओर जो बल लगता है उसको उत्प्लावन बल बोलते हैं। तो किसी भी वस्तु पर लगने वाला किसी उत्प्लावन बल जो है उस वस्तु द्वारा जो हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है। जो हटाया गया पानी और वस्तु जो पानी में गई वो दोनों क्या रहेगी, एक दूसरे के इक्वल रहेगी। जब आप देख रहे टब में बैठते हैं तो पानी का स्तर ऊपर उठता है, देखा होगा। तो आपका शरीर जो कुछ पानी को हटाता है, कुछ पानी को, तो पानी आपको ऊपर की ओर धकेलता है, तो इसलिए आप हल्के महसूस होते हैं, ठीक है। तो ये जो अपवर्ड फोर्स लगी है उसी को हम बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं, उत्प्लावन बल बोलते हैं, ठीक है। तो इसी से पता चलता है कि कोई चीज़ें जो तैरती क्यों है और जो है वो डूबती क्यों है। अगर जैसे मान लो इफ जो है, अगर बियॉन्ड फोर्स जो है हमारी, ठीक है, उत्प्लावन फोर्स जो है अगर लेस होगी किससे, लेस देन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट आप पानी में डाल रहे हो अगर उससे बियॉन्ड फोर्स जो है लेस है तो क्या करेगी, इट सिंक्स। तो क्या होगी, वो तैरेगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट से अगर बियॉन्ड फोर्स जो है कैसी हो रही, कम है, तो वस्तु तैरेगी। उत्प्लावन बल अगर कम है वस्तु के भार से तो चीज़ें तैरेगी, ठीक है। और अगर बियॉन्ड फोर्स जो है ग्रेटर है तो क्या होगा, अच्छा उल्टा बोल रही हूँ, ठीक है। अगर बियॉन्ड फोर्स जो है लेस होगी, ठीक है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से अगर कम होगा, देखो उत्प्लावन बल कम है, यहाँ पे हिंदी में लिख देती हूँ, उत्प्लावन बल कम है किससे, उत्प्लावन बल कैसा है, कम है, लेस का साइन लगा देती, वस्तु के भार से, वस्तु के भार से। अगर कम है तो वस्तु डूब जाएगी। देखो वस्तु के भार से उत्प्लावन बल कम लग रहा है तो वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, ठीक है, डूब जाएगी, ठीक है, फ्लोट सिंक करेगी, सिंक सिंक बोलते हैं डूबने को, ठीक है। बट अगर बियॉन्ड फोर्स जो है ग्रेटर है, इफ बियॉन्ड फोर्स जो है ग्रेटर है किससे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर उत्प्लावन बल ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन या फिर इक्वल, अगर दोनों चीज़ें इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल साइन लगा देती हूँ। अगर इक्वल है दोनों तो वस्तु क्या करेगी, तैरेगी, यानी वस्तु जो है फ्लोट करेगी, तो इट फ्लोट्स, यानी तैरती है। बट अगर बियॉन्ड फोर्स कम लग रही है तो वस्तु जो है डूब जाएगी। यही हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है, ठीक है। अब लास्ट हमारा बचता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी यानी सापेक्षिक घनत्व। रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर। सापेक्षिक घनत्व जो पदार्थ के घनत्व और जल के घनत्व का अनुपात है, ठीक है। जो हमारा देखना पदार्थ का जो घनत्व होगा, जो क्या बोलते हैं, रेशियो बताते हैं, सब्सटेंस का जो हमारा क्या होगा, डेंसिटी होगी, और वाटर की जो डेंसिटी होगी उसका अनुपात बताता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, रेशियो डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हमारा क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी हमारा है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी किसके इक्वल होगी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर मैं इसको रेशियो में, जैसे मान लो मैं आपको बोलती हूँ ए रेशियो बी, तो इसको हम क्या लिखते हैं, ए अपॉन बी। उसी तरह जो है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इसको आप डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस रेशियो डेंसिटी ऑफ वाटर ऐसे लिख सकते हैं, और अपॉन में लिख सकते हैं। इट हैज़ नो यूनिट, उसकी कोई इकाई नहीं है। याद रखना आपने, रिलेटिव डेंसिटी की कोई इकाई नहीं है, पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। किसकी कोई भी जो है इकाई नहीं है, ये चीज़ याद रखनी है आपने, ठीक है। बाकी इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है। इसमें एक वन लाइन में अगर आपको जो है फैक्ट याद करने हैं जो जो इसमें इंपॉर्टेंट है तो वो फैक्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि
सॉरी, देखो गुरुत्व इसमें हमने यूनिवर्सल लॉ पढ़ा है, ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ जो है किसने दिया है, एक तो आपने ये याद रखना है, यूनिवर्सल लॉ दिया किसने है, तो ये दिया है न्यूटन ने। न्यूटन का नाम याद रखना है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एक्ट करता है बिटवीन टू एनी मासेस। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक्ट करता है बिटवीन टू एनी मासेस, ठीक है, दो मासेस यानी दो द्रव्यमान के बीच में एक्ट करता है। और फॉर्मूला क्या था हमारा इसका, फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला अगर मैं बताऊं, फोर्स इक्वल टू जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, या फिर डी स्क्वायर, ये डिस्टेंस होता है हमारा। और वैल्यू ऑफ जी अगर इसकी कांस्टेंट है ना हमारा, ये कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻, कितनी थी, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी क्या है वैल्यू रहती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है एक स्मॉल जी होता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये पढ़ा हमने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, तो जी की इसमें उसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी। और इसकी वैल्यू होती है 9.8, कितना था, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर। ये जो वैल्यू मैं बार बार बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और वेट किस पे डिपेंड करता है, याद रखना, वेट किस पे डिपेंड करता है हमारा, वेट डिपेंड करता है, वेट डिपेंड ऑन किस पे, ग्रेविटी पे, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। और मून का जो वेट होता है, वेट ऑन, अगर मून की बात करें, चंद्रमा पे जो वेट होता है, चंद्रमा को जो भार होता है, वो पृथ्वी का क्या होता है, 1/6 ऑफ द वेट ऑफ अर्थ, ये ध्यान रखें, पृथ्वी का 1/6 भाग होता है वो, ठीक है। और एसआई यूनिट बताइए मैंने आपको, प्रेशर की एसआई यूनिट थी पास्कल, ठीक है, दाब की जो एसआई यूनिट पास्कल है। और बियॉन्ड फोर्स इंपॉर्टेंट है ये, बियॉन्ड फोर्स, ठीक है, बियॉन्ड फोर्स जो है एक्ट करती है किसकी तरफ, एक्ट करती है अपवर्ड, ऊपर की ओर एक्ट करती है, ठीक है। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है किस बल पर काम करता है, वो बियॉन्ड फोर्स पर भी, किस पे काम करता है, बियॉन्ड फोर्स पे, बियॉन्ड फोर्स पे पर काम करता है, कौन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज सिद्धांत, ठीक है। अब लिखने का मेरा मन है नहीं, ठीक है। अब एक रिलेटिव, आपको मैंने रिलेटिव क्या बताया लास्ट में, अभी इम्पॉर्टेंट लाइन बताई एक क्लास में, रिलेटिव डेंसिटी की जो है इकाई नहीं होती, नो यूनिट, कोई इकाई नहीं होती, इतनी चीज़ याद रखनी है। अब करते हैं हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, चलते हैं अब एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, गुरुत्वाकर्षण किसके बीच आकर्षण बल है, ठीक है। तो दो मासेस के बीच में आपको बताया था, टू ऑब्जेक्ट ओनली ऑन अर्थ, केवल पृथ्वी पर दो वस्तुओं के बीच, ठीक है। अब मैंने ऐसा नहीं बोला सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी में दो वस्तुओं के बीच, ठीक है, मैंने बोला था ब्रह्मांड की किसी भी दो वस्तुओं के बीच हो सकता है। देखो पृथ्वी पर थोड़ा ना लगता, देखो मैंने मून बोला आपको, चंद्रमा बताया आपको, जो सैटेलाइट्स बताया, तो वो भी पृथ्वी उनको क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है ग्रेविटेशन के कारण। तो टू ऑब्जेक्ट ओनली अर्थ की बात नहीं की हमने बोला था यूनिवर्स में ब्रह्मांड की बात की थी। तो एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ठीक है, इनके बीच में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, हु गेव द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया है, तो वो दिया है न्यूटन जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ऑन, गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है, तो किस पे डिपेंड करता है हमारा, तो वो करता है मास एंड डिस्टेंस पे, ओनली मास पे नहीं करता, ओनली डिस्टेंस पे नहीं करता, और शेप पे नहीं करता, ये करता है मास एंड डिस्टेंस दोनों पे जो है डिपेंड करता है, ठीक है। देन बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हमने पढ़ा था F = G इंटू कैपिटल M इंटू M अपॉन डी स्क्वायर। तो कहाँ पे मिल रहा है हमें ये फॉर्मूला, ऑप्शन बी में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ की, एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, गुरुत्वाकर्षण बल की एसआई यूनिट क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण की क्या है, न्यूटन ही इसकी एसआई यूनिट है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज, गुरुत्वाकर्षण जी जो स्थिरांक होता है, जो कांस्टेंट हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू कितनी है? तो मैंने आपको बताई थी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन पर केजी का स्क्वायर, ठीक है। तो है ऑप्शन ए। ये मैंने अपॉन में पर केजी का स्क्वायर लिखा, अगर यहाँ -2 है तो अगर यहाँ पर नहीं लगाना है ना, ये तो ऊपर केजी में आ जाएगा, ये जो है -2 हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगी ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है, नहीं पूछा इसने, इंडिपेंडेंट ऑफ, किस पे ये इंडिपेंडेंट रहता है? देखो ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट्स पे। देखो 2 ऑब्जेक्ट होंगे हमारे, ठीक है, और इनका जो भार होगा, इसका m1 भार है, ये m2 भार है, ठीक है, और इनके बीच डिस्टेंस भी होगा कोई ना कोई, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस पे भी वो करता है ये भी, और ऑब्जेक्ट भी होंगे 2 ऑब्जेक्ट के भी, तो मीडियम पे वो डिपेंड नहीं करता है, तो ऑप्शन सी आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्री फॉल मीन्स मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, मुक्त पतन का अर्थ है फ्री फॉल, मुक्त पतन का अर्थ क्या है? गति किसके प्रभाव में? एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटी ओनली, मैग्नेटिक फोर्स या फिर फ्रिक्शन। तो फ्री फॉल में जो है सिर्फ और सिर्फ जो है कोई भी वस्तु जो है ग्रेविटी के अंडर जो होती है, ग्रेविटी के प्रभाव में होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड, ठीक है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोट किससे? जी से डिनोट करते हैं, और जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यूनिट ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, गुरुत्व जनित त्वरण की इकाई क्या है? तो क्या है हमारी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला फॉर वेट, वेट का फॉर्मूला क्या रहता है हमारा? तो W = m/g, ये बात की थी हमने, m/g, ठीक है। तो m/g कहाँ पे हमारा? ये रहा, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आएगा SI यूनिट ऑफ वेट इज, भार की SI यूनिट क्या है? तो भार का SI यूनिट क्या बताया था हमने? तो भार की SI यूनिट क्या रहती है? वेट का SI मात्रक। तो भार की SI यूनिट क्या रहेगी? इसकी भी न्यूटन ही रहेगी। देखो किलोग्राम में क्या हो सकता है, इसको हम किलोग्राम में, इसका जो वेट क्या रहेगा, यूनिट इसकी न्यूटन ही आएगी वेट की, ठीक है। 13 है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, वस्तु का द्रव्यमान होता है सेम एवरीवेयर, चेंज विद प्लेस, जीरो ऑन मून, डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। तो वस्तु का भार कैसा रहता है? हर जगह, मैंने बोला था सेम एज इन एवरीवेयर, इसका आएगा ऑप्शन ए, हर जगह समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु का भार देखो मास ओनली पे नहीं करता, गुरुत्व, आयतन या फिर शेप। तो ग्रेविटी, वस्तु का भार डिपेंड करता है गुरुत्व बल पर, ग्रेविटी पे जो है डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट ऑन मून, चंद्रमा पर भार होता है, तो चंद्रमा पर कितना भार होता है? तो देखो सेम एज अर्थ, अर्थ के समान नहीं होता, शून्य नहीं होता, 1/6 ऑफ द अर्थ। देखो पृथ्वी का 1/6 भाग बोला था मैंने ना, तो 1/6 ऑफ द पृथ्वी अर्थ, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग, प्रणोद वह बल है जो लगता है। तो थ्रस्ट किस पे बोला था? वो हमेशा जो है परपेंडिकुलर लगता है, ये बात की थी हमने, परपेंडिकुलर की बात की थी, ठीक है, पैरेलल की बात नहीं की थी हमने, क्वेश्चन की नहीं थी, रैंडमली नहीं की थी हमने, परपेंडिकुलर टू सरफेस, सतह पर जो है लंबवत लगता है। नेक्स्ट है प्रेशर इज डिफाइंड एज, प्रेशर क्या था? प्रेशर क्या था हमारा? फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया कहाँ है? फोर्स अपॉन एरिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा SI यूनिट ऑफ प्रेशर, ये तो आपको रट लिया होगा आपने, पास्कल है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट कर रही है। SI यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है? पास्कल, ठीक है। बियॉन्ड फोर्स एक्ट इन विच डायरेक्शन, उत्प्लावन बल किस दिशा में लगता है? नीचे की ओर, डाउनवर्ड नहीं लगता, अपवर्ड लगता है, क्षैतिज नहीं है, अनियमित नहीं, तो लगता है अपवर्ड, ऊपर की ओर, ठीक है। जो हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल की में भी बात की, बियॉन्ड फोर्स किसकी तरफ लगती है? उत्प्लावन बल जो ऊपर की ओर लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। बियॉन्ड फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड, उत्प्लावन बल को और क्या कहते हैं? तो उत्प्लावन बल को हम अपथ्रस्ट बोलते हैं, अपथ्रस्ट भी जो है ऊपर की ओर जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा 21 क्वेश्चन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स व्हेन इट डेंसिटीज, वस्तु तब तैरती है जब उसका घनत्व होता है। देखो वस्तु कब तैरेगी? देखो तैरती कब है वस्तु? जब जो उसका जो घनत्व होगा, वस्तु का घनत्व कितना होना चाहिए? कम होना चाहिए, मोर देन लिक्विड, इक्वल टू लिक्विड, लेस देन लिक्विड। तो जब लेस देन लिक्विड होगा, अगर देखो जो हमारा लिक्विड है, हमारा पानी है, ठीक है, अगर जो वस्तु मैं इसमें डालूंगी, अगर उसकी डेंसिटी कैसी होगी? कम होगी, कम उसका भार होगा, तभी वो सिंक करेगी, जो है सिंक, सॉरी, तब वो फ्लोट करेगी, ठीक है।
क्या करेगी, फ्लोट करेगी यानी तैरेगी, तभी वो तैरेगी अगर उसका जो है डेंसिटी कम होगी। तो यहाँ पे आएगा लेस देन लिक्विड, लिक्विड से जो है कम अगर डेंसिटी होगी तब वो तैरेगी, तो इसका आएगा ऑप्शन सी। और डूबेगी कब, जब जो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट सिंक्स, अब आगे बात सिंक्स, डूबने की बात कर ली इसने, ठीक है। वस्तु कब डूबती है, व्हेन इट्स डेंसिटी, वस्तु तब डूबती है जब उसका घनत्व कैसा होता है, लेस देन लिक्विड, लेस देन लिक्विड होगा फिर तो तैरेगी, तो ये तो नहीं हो सकता। इक्वल टू लिक्विड, देखो इक्वल की बात की थी मैंने, इक्वल हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इक्वल टू लिक्विड, ठीक है। मोर देन लिक्विड, देखो मोर देन लिक्विड ऑप्शन मिला, मैंने आपको ये बताया था कि बियॉन्ड, वो मैंने बोला था अगर बियॉन्ड फोर्स जो है ग्रेटर देन या फिर इक्वल, अगर फोर्स जो है या इक्वल है, ठीक है, किसके, अगर वो क्या बोलते हैं, जो भी चीज़ उसमें जो जिस चीज़ में आप डाल रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे वो हो सकता है। देखो यहाँ पे बात आएगी ज़्यादा की, अगर उसका डेंसिटी ज़्यादा है तब वो क्या करेगी, उसमें डूबेगी, ठीक है। 23 हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ, देखो प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ की बात नहीं की हमने, ठीक है। बियॉन्ड फोर्स इक्वल वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, इसकी बात की थी कि जो बियॉन्ड फोर्स होता सकता है इक्वल वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, उत्प्लावन बल विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है, तो बात की थी हमने जो उत्प्लावन बल लगता है, जो विस्थापित द्रव है, जो उसमें द्रव, विस्थापित द्रव का मतलब है जो ऊपर की ओर द्रव जा रहा है, ठीक है, और जो उसमें हमारी बॉडी है वो एक दूसरे के क्या है, वो इक्वल होती है, उस भार के इक्वल होती है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सापेक्षिक, सापेक्षिक आएगा यहाँ पे सापेक्षिक, ठीक है, सापेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो बताया था हमने, सापेक्षिक घनत्व किसका अनुपात बताया था, वो बताया था हमने डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू सब्सटेंस रेशियो डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। डेंसिटी ऑफ, देखो वॉल्यूम नहीं आएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है रिलेटिव डेंसिटी है, सापेक्षिक घनत्व होती है, यूनिट होती है, नो यूनिट, किलोग्राम यूनिट होती है, न्यूटन यूनिट होती है, तो मैंने बोला था रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट, तो इसमें भी आएगा ऑप्शन बी, ठीक है। देन 26 क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्वांटिटी रिमेन सेम ऑन अर्थ एंड मून, पृथ्वी और चंद्रमा पर कौन सी राशि समान रहती है, तो पृथ्वी पर भी और चंद्रमा पर भी कौन सी राशि समान रहती है, वो तो हमारा मास यानी द्रव्यमान जो है सेम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फोर्स कीप्स प्लैनेट इन ऑर्बिट, कौन सा बल ग्रहों को कक्षा में बनाए रखता है, तो कक्षा में बनाए रखने के लिए हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की जरूरत होती है, ये जो है इनको उसमें बनाए रखता है, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है आज का, वेट इज भार होता है, तो आपको बताना है भार स्केलर है, वेक्टर है, डायमेंशनलेस है या फिर कांस्टेंट है, तो भार कैसी हमारी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, याद रखनी, वेट हमारा जो हमेशा सदिश राशि में आएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा प्रेशर इंक्रीज व्हेन दाब, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज व्हेन, दाब बढ़ता है कब, कब बढ़ता है, एरिया इंक्रीज होगा, फोर्स डिक्रीज होगी, एरिया डिक्रीज होगा, ग्रेविटी डिक्रीज होगी, तो एरिया हमारा जो है प्रेशर कब बढ़ता है, जब हमारा एरिया डिक्रीज होगा, ठीक है। आप ध्यान रखना कि प्रेशर कब बढ़ता है, जब एरिया जो है हमारा घटेगा, कम होगा, तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, एरिया डिक्रीज होगा, क्षेत्रफल घटने से जो है प्रेशर बढ़ता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तो ठीक है। आई होप आपको जो है सारी चीज़ें क्लियर हुई हो ग्रेविटेशनल फोर्स से। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपकी क्लियर नहीं हुई, कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है अपना कमेंट छोड़ सकते हो और मैं उसको आपको जो है ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी, या फिर जो चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई होगी तो मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करके एक छोटी सी वीडियो डाल सकती हूँ, तो इतना कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, एंड वीडियो को देखने के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो है आगे भी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, तो इससे जो है सब तक जो है वीडियो पहुंचती जाएगी, सबको जो है हेल्प मिलेगी साइंस के सब्जेक्ट में। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय।